A very good morning, students. Today we are going to start the next part of this communication system. Last time हम लोगों ने communication system के बारे में जाना था कि what are the different factors on which the communications depend. ठीक है, अलग अलग तरह के हमने एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी किया, तो उसके अंदर जो जो मेथड यूज किए जा रहे थे उसके बारे में देखा. ठीक है, तो here are today we will discussing about the some of the basic terminologies. ठीक है, which will use in the communication system. So let's start. First one is the transducer. तो last time हम लोगों ने transducer के बारे में already पढ़ के रखा हुआ. ठीक है, transducer होता क्या है? which convert one form of the energy, किसको? one form of energy into other. ठीक है, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को और डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मेरे पास एक माइक है. ठीक है, आई एम यूजिंग द माइक यूज कर रहा हूं. अगर मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मेरी साउंड वेव को वो माइक के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है. ठीक है, क्या लगा होता है? एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा. वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? मेरी साउंड वेव को कन्वर्ट कर देगा, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. फर्दर जब मैं माइक से बात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. किसकी हेल्प से हुई? ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हुई. अब वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हमारे माइक में लाउड स्पीकर के पास पहुंचेंगे, मान लो यहाँ पे लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर में कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ा निकलेंगे बाहर, तो फिर से हम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसकी हेल्प से? ट्रांसड्यूसर की हेल्प से उसको फिर से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? साउंड में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, यहां पे साउंड थी, साउंड एनर्जी थी, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर. और फर्दर फिर से जब हमने लाउड स्पीकर में इसको बाहर, लाउड स्पीकर के थ्रू इसको बाहर ट्रांसमिट करना है, तो फिर से हमने ट्रांसड्यूसर का यूज करके उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया फिर से किसमें? साउंड वेव में. क्लियर होगी बात ये? सो दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसर. इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर. तो सिंपल सा याद रखना, ट्रांसड्यूसर होता क्या है? which convert the one form of the energy into the another. क्लियर हुई बात? अब देखो, हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारे पास सिग्नल को ट्रांसमिट करने के दो तरह के वेज है हमारे पास. हम दो तरीकों से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं. कैसे? वन इज इन द फॉर्म ऑफ द एनालॉग सिस्टम. एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में हम इसको ट्रांसफर करते हैं. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? जिसमें हम टाइम वेरिंग साइनसोइडल वेव का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल्स. ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, उस टाइम हमने एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो ये साइनसोइडल वेव्स हैं, इनका हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन द सिग्नल्स. क्लियर हुई बात है? उसी तरह से सेकंड टाइप है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटल सिग्नल्स अभी हमने पढ़े किसमें? कौन इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में पढ़े. सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हमने डिजिटल सिग्नल्स के बारे में देखा कि यहाँ पे सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स या तो जीरो को रीड करते हैं या हाई इनपुट को रीड करते हैं. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल. या तो हम अपने सिग्नल्स को एनालॉग की फॉर्म वेव में कन्वर्ट करेंगे, सेंड करेंगे, या तो फिर उनको डिजिटल सिग्नल्स में उसको सेंड करेंगे. समझाइए बात ये सारी? ठीक है, आफ्टर दैट we will discuss about the next one. Next one is the amplitude. What is the amplitude? Amplitude होता क्या है? ठीक है, देखो, अगर मैं एक वेव को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, this is the wave. Another wave, I'm showing this. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, the difference is of the amplitude. Amplitude होता क्या है? The highest displacement of the wave. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? फ्रॉम इट्स मीन पॉइंट. मीन पॉइंट कौन सा है वेव का? यहाँ पर है. तो इस मीन पॉइंट से कितना हाईएस्ट डिस्प्लेस कर रही है ये वेव? यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, माने तो मैं ये 1 मीटर की जा रही है और ये जा रही है 0.1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होगा? इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, तो हम इस सिग्नल्स में भी एम्पलीट्यूड को भी लेते हैं. एम्पलीट्यूड भी बड़ा ज्यादा मतलब मायने रखता है. क्लियर होगी बात ये? सो दिस वन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. ठीक है, द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. क्लियर है बात ये? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
frequency is nothing but the number of the wave passes through a point. मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, सेम लेंथ के पॉइंट है, एक में ये वेव पास कर रही है, दूसरी में वेव जो पास कर रही है दिस वन, लेंथ सेम है बट हियर इज द ओनली वन वेव। यहाँ पे कितनी वेव है? वन। यहाँ पे कितनी वेव बन रही है? 1 2 3 एंड 4 वेव्स, 4 वेव्स। यहाँ पे नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ में बड़ी ज्यादा बनेगी, दैट विल हैव द मोर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1 है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 4 है, तो दैट मींस इट हैज द हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस वन इज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी बात? फेज, फेज के ऊपर आ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वन आल्सो। ठीक है, फेज क्या होता है? देखो, फेज इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट दैट द वेव ऑसिलेटिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। ठीक है, मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, फिर से हम वही वेव्स के कांसेप्ट कंसीडर करते हैं। एक वेव मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन दूसरी वेव जो है उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, दिस इज द 0 डिग्री एंगल, here will be the 90 degree angle, here is the 180 degree, 270 and 360 degree angle। तो देखो, ये वेव जो है, इस वेव में जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी द 0, क्योंकि ये वेव कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। बट इफ आई टेक दिस सेकंड केस, तो ये अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही है, इट विल ओरिजिनेटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मतलब इसमें फेस जो है वो कितना है? 90 डिग्री का फेस है, जबकि इस वेव वाली वेव में फेस कितना होगा? 0 डिग्री का फेस है। समझाइए बात? ये जो वेव ओरिजिन से स्टार्ट होती है दैट विल हैव द 0 फेस, और ये वेव स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो हियर इज द पॉइंट इज द 90 डिग्री फेस। तो इस वेव में जो फेस होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। फेस इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से कितना दूर वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी को ही रिप्रेजेंट करता है फेज। क्लियर होगी बात? सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दीज आर दिस वन। क्लियर होगी सारी की सारी बात? ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं हम वो सारी यहाँ पे हमने डेफिनेशन सारी सिलेक्ट कर ली। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? सिग्नल प्रोपगेशन। जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं? सिग्नल को जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास बड़ी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, बड़ी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हैं, तो उन्हीं को ही हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सिग्नल्स के लिए हमारे पास प्रोपगेशन के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एट्यून्यूएशन। एट्यून्यूएशन क्या बोला जाता है इसको? एट्यूनेशन। ठीक है, एट्यूनेशन क्या होती है? देखिए, एट्यूनेशन इज नथिंग बट इट इज द लॉस इन द एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ऑफ द वेव। क्या होता है? एनर्जी में लॉस होता है, किसकी वजह से? किसी फैक्टर की वजह से। ठीक है, जो एनर्जी हम लॉस हो रहा है किसमें? वेव की एनर्जी में लॉस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एट्यूनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम ब्रॉड वेव का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, ठीक है, मैं यहाँ ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल्स को रिले कर रहा हूँ, इस तरीके से रिले कर रहा हूँ। कहाँ पे? इस रिसीविंग एंटीना के पास, ये रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी, मान लो यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ है 20 हर्ट्ज, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, या एनर्जी पावर जो है इसकी पावर की फॉर्म में लेते हैं, सिग्नल की जो पावर है दैट इज द 100। बट क्या होगा? इस ये होती है वन काइंड ऑफ द ब्रॉड वेव प्रोपगेशन होती है। क्या होगा? ये सिग्नल जो है दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय दिस अर्थ सरफेस। ये जो सिग्नल है हमारे जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय दिस अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस क्या कर रहा है? इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी पावर जो है वो क्यों हो जा रही है? यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 50 की रह जा रही है। ठीक है, सो दिस लॉस इन द एनर्जी, एनर्जी की जो एनर्जी में जो लॉस आया, ठीक है, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? एट्यून्यूएशन। एट्यून्यूएशन बोला जाता है।
आपको। क्लियर होगी बात? ये क्या होता है? द लॉस इन द एनर्जी। देयर इज अनदर फैक्टर इन व्हिच द एटेन्यूएशन डिपेंड। फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन विल आल्सो मैटर। जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट करने की वजह से मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की वजह से भी क्या होता है, हमारे एटेन्यूएशन जो है वो फर्क पड़ता है उसके ऊपर भी, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है। क्या होता है? बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे डिफ्रैक्शंस हो जाती हैं, कई बार सिग्नल जो वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है, तो सिग्नल में उतनी पावर नहीं रहती है, तो दैट इज आल्सो द फैक्टर फॉर द एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन होता क्या है सिंपल फॉर्म में, उसको हम बाद में आपकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एटेन्यूएशन क्या होता है? द लॉस इन द एनर्जी, जो एनर्जी में लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन। क्लियर होगी बात सारी है, ठीक है। द लॉस इन द एनर्जी ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशंस, नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्प्लीफिकेशन क्या होती है। एम्प्लीफिकेशन आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि अभी अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इसके बारे में पढ़ा। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या था? लो इनपुट को हाई इनपुट में बदल देता था, ठीक है। लो एम्पलीट्यूड सिग्नल था, उसको किस में कन्वर्ट कर देता था? हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल में, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लो एम्पलीट्यूड सिग्नल है, तो इसमें जो आउटपुट जब हम लेते हैं तो वो आउटपुट जो होती थी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड की होती थी, ठीक है। या तो सेम फेज में होती है या आउट ऑफ फेज में होती है, वो डिपेंड करता है हमारे ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। क्लियर बात नहीं? तो एम्प्लीफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, या तो ऐसे बोल सकते हो इंक्रीजिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसके लिए जो हम कंपोनेंट इसमें यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिस्टर, जैसे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के केस में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। लो एम्पलीट्यूड सिग्नल्स को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो एम्प्लीफिकेशन होती क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द इंक्रीजिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ, हम सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर बात ये? सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज द एम्प्लीफिकेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी कहां पे यूज होती है? जब हम सिग्नल को रिले करते हैं। क्लियर बात? रेंज, आगे वाला जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रेंज। अब देखो रेंज से मतलब क्या है? मैंने एक सिग्नल को रिले कर दिया फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेशन। मान लो ये मेरे पास पर्टिकुलर स्टेशन है जहां से मैंने एक सिग्नल को रिले कर दिया। सम ऑफ द पीपल्स आर हियर, सम ऑफ द पीपल्स आर हियर एंड सम ऑफ द पीपल्स आर हियर। तो सिग्नल जो मैंने रिले किया है तो वो यहाँ पे तो पहुंच गया गुड क्वालिटी, यहाँ पे गुड क्वालिटी पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है ये सिग्नल, ठीक है। तो रेंज क्या हुई? रेंज मतलब द डिस्टेंस, क्या है ये? डिस्टेंस है फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, ठीक है, रिसीवर, ठीक है, अप टू विच इट हैज द गुड सिग्नल स्ट्रेंथ। क्या है इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ? यहाँ पे गुड होगी, ठीक है, अच्छी होगी। यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट किया, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है? वेरी गुड क्वालिटी की है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल पहुंच नहीं रहा। तो इसकी रेंज कितनी हुई जो हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं? दैट इज दिस डिस्टेंस। यहाँ से देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज। क्या होती है रेंज? द डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन ट्रांसमिट विद द गुड क्वालिटी। एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम कितनी डिस्टेंस तक उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेंज। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोला जाता है। समझाइए बात सारी ये। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होती है? देखो, अगर मैं वॉइस सिग्नल्स की बात करता हूं, अगर मैं पिक्चर सिग्नल की बात करता हूं, कोई पिक्चर को सेंड करना है, ठीक है, पिक्चर को सेंड करना है, फिर या तो फिर मान लो मुझे कोई टीवी टेलीविजन के में कोई एक चैनल ब्रॉडकास्ट करना है, चैनल ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ट्रांसमिटिंग मीडियम ये हैं, ट्रांसमिटिंग जो सिग्नल्स हैं, इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है। वॉइस सिग्नल एक अलग रेंज के ऊपर काम करती है, पिक्चर सिग्नल भेजने हैं तो वो अलग रेंज के ऊपर काम करते हैं, मोबाइल सिग्नल्स अगर भेज रहे हैं, मोबाइल से थ्रू सिग्नल्स भेज रहे हैं, वो एक अलग रेंज के ऊपर काम करते हैं, जबकि टीवी सिग्नल्स जो होते हैं वो भी एक अलग रेंज के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो रेंजेस होती हैं इन सभी की, वॉइस की अलग रेंज है, पिक्चर की अलग रेंज है, टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसकी अलग रेंज है, या रेडियो वेव्स में आप भेज रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनकी अलग रेंज है।
तो ये जो रेंजेस है, अलग अलग रेंजेस हैं इन सभी की, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बैंड विड्थ, कि हर एक जो है कंपोनेंट अपना अपने हिसाब से सिग्नल्स को सेंड करता है, ठीक है, वो इसके लिए अलग होती है, पिक्चर के लिए अलग होती है, चैनल के लिए अलग और रेडियो के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज की जाती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोला जाता है। समझाइए बात सभी को, ठीक है। देन आफ्टर मॉड्यूलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन होता क्या है, मान लो मैं अपनी मैंने बात की, मोबाइल में मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो बात हो रही है वो सिग्नल जो है बड़ी कम फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, इसको ऐसे मानते हैं, दिस इज ऑफ द वेरी लोअर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं किसी 100 किलोमीटर दूर तक अपने इस वॉइस को भेज सकूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वॉइस के सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी ही डिस्टेंस पे जाकर के डाई ऑफ हो जाती है, वो पहुँच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो मुझे अपने सिग्नल को अगर 100 किलोमीटर दूर तक रिले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, इन विच लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी वेव को, ठीक है, क्या करते हैं, फेड अप करते हैं इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव में, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को किसमें फेड अप कर दिया, किसके साथ, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के साथ इसको फेड अप कर दिया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाई फ्रीक्वेंसी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे ही हमने इसके अंदर फेड अप किया तो आई कैन सेंड माई दिस स्मॉल वीक सिग्नल टू ए लार्जर डिस्टेंस, तो इसको हम एक बड़े लार्जर डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के ऊपर फेड अप कर देते हैं, ठीक है, उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस, या तो मिक्सअप कर देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। द मिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी वेव विद द हाई फ्रीक्वेंसी वेव टू कैरी द सिग्नल टू अ वेरी लार्जर डिस्टेंस। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बड़ी दूर तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। क्लियर होगी बात की सभी को। अब आ जाता है मॉड्यूलेशन की टाइप। हमारे पास अलग अलग तरह की मॉड्यूलेशन हो सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकती है, फर्स्ट वन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एक पल्स मॉड्यूलेशन भी होती है हमारे पास, ठीक है, और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन भी होती है। तो हम यहाँ पे बेसिकली दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डायग्राम ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या किया, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, और ये है सिग्नल, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब उसके एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास वेव है उसके एम्पलीट्यूड में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं हम लोग। देखो जब मैंने इस वेव को मिक्सअप किया किसके साथ, इस वेव के साथ, तो रिजल्टिंग जो वेव बनी मेरे पास, दिस इज द रिजल्टिंग वेव, ये बन रही है। देखो ये क्या हो रहा है, ये वेव जो है चेंज किया, इसमें वेव ने क्या हुआ, पहले इसकी एम्पलीट्यूड क्या था, कांस्टेंट था, सारा का सारा एक जैसा था, लेकिन जब मैंने इसको एम्पलीट्यूड के साथ, इस वेव के साथ क्या किया, मिक्सअप किया, तो क्या हुआ, ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड जो है इस वेव के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं AM से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों बोला, क्योंकि एम्पलीट्यूड के हिसाब से क्या हो रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड जो है, जो कैरियर वेव होती है, इसको हम बेसिकली कैरियर वेव होते हैं, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, इस सिग्नल वेव के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह से सेकंड होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी के बेस पर भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं। जब हम क्या किया, यहाँ पे इस सिग्नल्स को किसके हिसाब से, इसके हिसाब से एम्बेडेड किया, इस सिग्नल को मैंने इसमें मिक्सअप किया, तो अब ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डेंस चेंज होगा। किसके अकॉर्डेंस चेंज होगा, पहले चेंज हुआ इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डेंस, जितना इसका एम्पलीट्यूड हुआ उसके हिसाब से ये उसके अकॉर्डेंस ये सिग्नल सारा चेंज हुआ।
लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 0 तो यहाँ पे क्या होगी 0, जैसे जैसे यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वहां पे ये क्या करेगा, बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, इसके हिसाब से ही, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करगी, तो मतलब यहाँ पे इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ वेव जो है वो बढ़ गई, नंबर ऑफ वेव इस एनवलप में क्या हो रही है, बढ़ रही है, नंबर ऑफ वेव बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। और अगर इस एनवलप के ऊपर ध्यान दोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स उतने ही रीजन में क्या है, बड़ी कम है, तो ये की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब मॉड्यूलेट करेगी। जहां पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का हाईएस्ट वैल्यू है, जहां पे फ्रीक्वेंसी कम है या फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब सिग्नल वीक है वहां पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला जाता है। क्लियर होगी बात ये, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन की। डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन क्या थी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्सअप कर रहे हैं किसके, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, हमने क्या किया, उसको सेंड कर दिया। अब जहां पे उसको रिसीव कर रहे हैं तो उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव का तो हमारे पास कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ एक कैरियर की तरह काम कर रही थी, मतलब हमारे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही थी। जहां पर वो रिसीवर के पास पहुंचेगी तो वो हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सुनेगा, वो तो उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेना चाहता है। इन्फॉर्मेशन हमने किससे भेजी थी, इसमें मॉड्यूलेट करके भेजी थी, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, ये क्या कहती है, द रिवर्स ऑफ द मॉड्यूलेशन, यानी कि वो क्या करेगी, जो हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ जो हमारा सिग्नल चला हुआ है, ठीक है, ये सिग्नल चला हुआ है इसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ, एक कैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर देगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव को अलग कर देगी और कैरियर वेव जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है तो उसको अलग कर देगी, सेपरेट कर देगी। यहाँ पे दोनों सिग्नल्स क्या हुए थे, मिक्सअप हो गए थे मॉड्यूलेशन में, तो डीमॉड्यूलेशन में उन्हीं सिग्नल्स को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन, रिसीवर। अब देखो, सॉरी नॉट रिसीवर, इट्स अ रिपीटर। रिपीटर क्या होते हैं, देखो ये मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, मेरा ट्रांसमिटिंग एरिया यहाँ से है, मुझे भेजना कहाँ पे, इसको यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा एटेन्यूएशन के बारे में कि सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, फिर एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो इसी बीच हमने क्या किया, एक और एंटीना लगा दिया, वो क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर इसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके फिर से इसको ट्रांसमिट कर देगा आगे। यहाँ फिर से खत्म हो गया, एक और एंटीना लगाया तो फिर से ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा और फिर से इसको ट्रांसमिट कर देगा उससे आगे। In that way, the signal can be transmitted to a very larger distance with the help of this repeater. Repeater is nothing but it is the combination of the receiver and transmitter. Receive करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा, तो ये होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। ये होता है रिसीवर, सॉरी नॉट रिसीवर, इट्स अ रिपीटर। रिपीटर, ये भी क्या हुआ, रिपीटर हुआ, और ये क्या हुआ, रिसीवर हुआ। समझाए बात में, तो रिपीटर का काम क्या है, उस जो वीक सिग्नल पड़ गया है उसको रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद फिर से उसको ट्रांसमिट करेगा। तो दीज आर द सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज फॉर द कम्युनिकेशंस एज वेल एज द सिग्नल प्रोपगेशंस। क्लियर होगी बात सभी को ये, थैंक यू ऑल।